मैथ्स मैजिक बनो परफेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th विज्ञान का प्रश्न पत्र सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि 2012 का है। यदि आपको भी प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है फ्रेंड, जिसमें हमें दिया गया है एक गोलीय दर्पण जिसकी वक्रता त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए फ्रेंड्स एक फॉर्मूला होता है F = R/2, यानी फोकस दूरी F बराबर R/2। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर वक्रता त्रिज्या दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो यानी R हमें दे रखा गया है। तो यहाँ पर हम रखेंगे F = R की जगह पर रखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर 25 और बटे में आएगा 2। देखिए फ्रेंड्स, F = जब हम 2 से 25 को भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 12.5। यही हमारा आंसर होगा। देखिए इस तरह से भाग देंगे, हम 2 से 25 को भाग देंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। यहाँ पर 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, 2 पंजे होता है फ्रेंड्स यहाँ पर 10। तो यही हमारा आंसर होगा 12.5। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, जिसमें हमें बताना है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो देखिए फ्रेंड्स, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे तथा पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें, तो तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को दर्शाता है, तब मध्यमा उंगली चालक में उत्पन्न होने वाली धारा की दिशा को बताएगी। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं। इस नियम को हम फ्रेंड्स इस तरह से भी समझ सकते हैं, हाथ के अंगूठे और उसकी पास की दोनों उंगलियों को यानी तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली को इस प्रकार से फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताती है, मध्यमा उंगली धारा की दिशा को बताती है, तब अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताएगा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, ओम का नियम क्या है, समझाइए। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे उस चालक का पदार्थ व ताप आदि अपरिवर्तित रहें यानी ना बदलें, तो चालक में बहने वाली धारा चालक के सिरों के विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह हमारा ओम का नियम है। देखिए फ्रेंड्स, इसमें यह कहा गया है कि जो धारा है वो विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। तो देखिए V अनुक्रमानुपाती I, V बराबर अनुक्रमानुपाती का साइन हटाकर हम इसकी जगह पर एक नियतांक जोड़ देंगे यानी RI, जहाँ I बराबर होगा फ्रेंड्स V/R के। यही ओम का नियम है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, का आंसर क्या होगा। तारों से हमारी आंख तक पहुंचने वाला प्रकाश वायुमंडल की विभिन्न परतों से होता हुआ गुजरता है। इन परतों का अपवर्तनांक अलग अलग होता है, जिसके कारण तारों से हमारी आंख तक पहुंचने वाला प्रकाश कभी तीव्र गति से चलता है तो कभी धीमी गति से। यही कारण है कि तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो इसका मेन कारण क्या हुआ फ्रेंड्स, इसके प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। तो फ्रेंड्स, इसका कारण यह है, हाइड्रोक्लोरिक गैस में भी हाइड्रोजन आयन तो होते हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन आयन अपना प्रभाव केवल जलीय विलयन में ही प्रदर्शित करते हैं। शुष्क अवस्था में ये अपना प्रभाव नहीं दिखाते। यही कारण है कि शुष्क HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती है। तो फ्रेंड्स, इसका कारण क्या हुआ कि जो हमारी हाइड्रोक्लोरिक गैस होती है उसमें हाइड्रोजन आयन तो होते हैं, लेकिन वो अपना प्रभाव केवल जलीय विलयन में ही दिखाते हैं। शुष्क अवस्था में ये अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं, जिसके कारण शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदलती। आप वीडियो को पॉज करके ये नोट कर सकते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड,
सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, यानी जो सोडियम धातु है उसको किरोसिन में डुबोकर क्यों रखते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड, सोडियम का ज्वलन ताप अत्यंत कम होने के कारण यह कम ताप पर भी तुरंत आग पकड़ लेती है, जिसके कारण सोडियम को खुला न छोड़ते हुए इसे मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि हम सोडियम को खुला छोड़ देंगे तो इसका ज्वलन ताप बहुत ही कम होता है, तो जिसके कारण यह तुरंत आग पकड़ लेगी। यही कारण है कि हम इसे किरोसिन में डुबोकर रखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो फ्रेंड्स, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यानी तत्वों को जो रखा गया है वो परमाणु क्रमांकों के अनुसार रखा गया है और उनके गुणधर्म परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। यही आधुनिक आवर्त नियम है। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, जिसमें हमें द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है ये बताना है। तो फ्रेंड्स, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आप इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे ये है BaCl2 यानी बेरियम क्लोराइड, Na2SO4 यानी सोडियम सल्फेट। जब हम बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया सोडियम सल्फेट के साथ कराते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर बनता है बेरियम सल्फेट। देखिए यहाँ पे इस तरह आयनों का आदान प्रदान हो गया, बेरियम सल्फेट, तो ये हो गया बेरियम सल्फेट, और सोडियम ने क्लोरीन के साथ क्रिया करके ये बनता है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड। यानी आयनों का क्या हुआ यहाँ पर, आदान प्रदान। तो इसे ही हम कहते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर कौन सा उत्पाद बनता है। हमें उसका नाम बताना है और उसका रासायनिक सूत्र बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह जिप्सम है CaSO4 2H2O यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। जब आप इसको गर्म करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर यह टूट जाता है CaSO4 1/2H2O में, और जितना इसमें जल होता है वो बाहर निकल जाता है, यानी 1/2 H2O। देखिए फ्रेंड, जब हम जिप्सम CaSO4 2H2O को गर्म करते हैं 373 केल्विन ताप पर, तो यहाँ पर बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी CaSO4 1/2 H2O, और जो इसमें जल होता है अतिरिक्त जल ये बाहर हो जाता है। तो जिप्सम को 373 केल्विन ताप पर गर्म करने पर फ्रेंड्स बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 1/2 H2O। हमारा अगला प्रश्न है फ्रेंड, जिसमें हमें बताना है ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। इसे हमें उदाहरण देकर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया क्या है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनने के साथ साथ, यानी जो प्रोडक्ट हमारा बनता है ये उत्पाद बनने के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न हो, यानी ऊष्मा भी बाहर निकले, तो उसे ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए फ्रेंड, जैसे यहाँ पर जब हमने ग्लूकोज की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जल, और जो अतिरिक्त ऊष्मा होगी वो बाहर निकल जाएगी, तो इसे ही ऊष्मा छेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह ऊष्मा शोषी अभिक्रिया क्या होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद बनाने के लिए, यानी उत्पाद निर्माण के लिए ऊष्मा की ज़रूरत होती है, उसे ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट है, जब हम इसे गर्म करेंगे तो यह बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ उत्पाद बनाने के लिए हमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ रही है, तो इसे हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। आई होप आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम आपके लिए ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे। थैंक्स।